गाइस एक और बेहतरीन कॉमिक्स में आपका स्वागत है। लाल माड़ी कछोर में आइए इसकी स्टोरी देखते हैं। इसकी स्टोरी क्या थी। संध्या के समय श्यामपुर राज्य का राजा उदयवीर अपने महल के भव्य उद्यान में घूम रहा था। तभी अरे यह नेवला तो इस सर को मारकर ही रहेगा। उदयवीर ने तुरंत म्यान से तलवार बाहर खींची और खच नेवले के पंजे सब जैसे ही छूटा। एक आश्चर्य घटना हुई। वो घायल सर कहाँ गया? राजन, आप मेरी घायल बाँह नहीं देख रहे, मैं वह घायल सर था। ठीक कह रहा हूँ राजन, मैं नागलोक का राजा नागेंक हूँ। मैंने नागलोक में कई बार तुम्हारे भव्य उद्यान की चर्चा सुनी थी, इसलिए तुम्हारे इस उद्यान को पृथ्वी पर आकर देखने का लोभ मैं संवरण न कर सका। इस उद्देश्य से मैं नागलोक से तुम्हारे इस उद्देश्य में उद्यान में रहने आया था कि इस खूंखार नेवले ने मुझे दबोच लिया। यदि आप समय पर आकर इस नेवले से मेरी जान न बचाते तो आज मेरी मौत निश्चित थी। सब आप हमारा उद्यान देखने की जिज्ञासा लेकर पृथ्वी पर आए हैं। आइए, मैं आपको अपनी इस उद्यान की सैर करवाता हूँ। तब राजा उदयवीर ने सरप्रोग नागेंग को अपना सारा उद्यान दिखाया। सचमुच राजन, आपके उद्यान की खूबसूरती के जितने चर्चे मैंने सुने थे, आपके उद्यान उन चर्चों से ज़्यादा खूबसूरत है। सरफराज, दिल जब चाहो तो बेखटके इसमें घूमने आ रहे हैं। अच्छा राजन, अब विदा दीजिए। नागलोक में सब लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है नागराज। अगले ही पल सरफराज नागिन के स्वरूप में परिवर्तित हो गया। तत्पश्चात वह सरोवर के जल में कूद गया। इस घटना के 1 माह पश्चात अच्छा राजन, अब विदा दीजिए। नागलोक में सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हों। ठीक है नागराज। अगले ही पल सरफराज नागिन के स्वरूप में परिवर्तित हो गया। तत्पश्चात वह सरोवर के जल में कूद गया। इस घटना के 1 माह पश्चात महारानी, आज हमारा वन में आखेट खेलने के जाने के लिए कर रहा है। महाराज, यह ठीक है कि आखेट आपका प्रिय शौक है। अब बहुत बार आखेट करने वन में भी गए हैं, लेकिन इस बार न जाने मेरा मन करता है कि आप आखेट करने वन में न जाइए। तो रानी मना कर दिए महाराज को वन में जाने के लिए। कहती है कि उसका बाईं आँख फड़कने वाला है, इसको अनिष्ट होने वाला है। यह सुनकर उदयवीर हंस पड़ता है। आँख फड़कना सचमुच किसी अशुभ घटना की सूचना देता है। महाराज, यह अंधविश्वास नहीं है। घबराओ नहीं महारानी, वन में आखेट को जाते समय मेरे साथ सैनिक होंगे। राज्य के वफादार 2 मंत्री होंगे। उनके साथ रहते हुए तुम्हारे हमारे अनिष्ट का शंका नहीं करनी चाहिए। निश्चित रहो महारानी, इस बार मैं जल्दी ही आखेट से वापस लौट आऊँगा। ठीक है महाराज। जब अपने आखेट पर जाने का पूरा मन बना लिया तो मैं आपको रोकूंगी नहीं। इस प्रकार राजा उदयवीर अपने अंगरक्षकों सहायक मंत्रियों के साथ वन में आखेट करने चल दिया। हे भगवान, आज न जाने क्यों मेरा दिल बार बार घबरा रहा है। वन में महाराज की रक्षा करना भगवान। वन में पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। अभी रात तो हुई नहीं, इसलिए वन में आखेट हेतु थोड़ी देर तो भ्रमण किया जा सकता है। यह सोच राजा उदयवीर घोड़े पर सवार होकर के वन में चल दिया।
राजा उदयवीर का घोड़ा अन्य लोगों के घोड़े से आगे निकल गया। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा। यह क्या? मेरे तो अंगरक्षक, सैनिक व मंत्री मुझ पर तलवार ताने इधर ही दौड़े आ रहे हैं। अपने ही लोग उधर आकर मुझ पर हमला होने जा रहा है, लेकिन क्यों? वे लोग कुछ और करीब आ गए थे। राजा उदयवीर, आज तुम इस वन से जीवित नहीं लौट पाओगे। वो लोग षड्यंत्र करके राजा उदयवीर को घेर लेते हैं। राजा उदयवीर अपने घोड़े को एड़ लगा करके दौड़ पड़ता है। वहां से भाग निकलने की कोशिश करता है। अचानक ही वन में शेर की दहाड़ सुनाई देती है। गर शेर, ऐसा लगता है कि शेर आसपास ही कहीं है। जल्दी से यहाँ भाग चलो, वरना किसी भी दिशा से शेर हम पर हमला कर सकता है। शेर के भय से षड्यंत्रकारी जिधर से आए थे उधर से भाग निकले, जबकि उदयवीर अपने स्थान पर खड़ा हो गया था। तभी झाड़ी से निकलकर एक युवक उदयवीर के घोड़े के सामने खड़ा हुआ। तब वह युवक अपना परिचय बताता है और बताता है कि वह शेर की दहाड़ की आवाज़ उनकी जान बचाने के लिए निकाला था। वो जंगली युवक उन्हें डाकू समझता है, जबकि ये राजा मन ही मन सोचता है कि इसे कैसे बताऊं कि मुझ पर आक्रमण करने वाले लोग जंगली डाकू नहीं अपितु अपने ही आदमी थे। इसके अलावा युवक उन्हें अपनी झोपड़ी में आराम करने को कहता है। उस रात उदयवीर पल्लव की झोपड़ी में रुका। वास्तव में उदयवीर को भूख लग जाती है। सुबह होने पर राजा पल्लव से विदा लेता है और वह उसे कहता है कि वह उसे जंगल के बाहर छोड़ाएगा। इस प्रकार जंगल की सीमा छोड़ने जाती है। अब आप सकुशल अपने गंतव्य स्थान की ओर जा सकते हैं। धन्यवाद पल्लव, तुमने मेरी सहायता की। मैं इस बात को याद रखूंगा, सदैव याद रखूंगा। महल आकर वह बताता है कि उसके साथ क्या कारगुजारी गुजरी थी। शीघ्र ही गुप्तचर चारों दिशाओं में दौड़ा दिए जाते हैं उनकी खोज में। वो उन्हें बताता है कि वे सब वन में जंगली शेरों के झुंड का शिकार बन गए। महारानी, कल तो वन में एक हमारे साथ भयंकर दुर्घटना घटते घटते बची। दुर्घटना? कैसे दुर्घटना महाराज? तभी उदयवीर ने विस्तार पूर्वक महारानी को कल की घटना के बारे में बताया। उन्हें किसी प्रकार से पकड़कर महाराज के सामने प्रस्तुत किया जाता है। विक्रमवीर नामक एक युवक ने, जिस पर आरोप लगाया जाता है।
उदयवीर ने उसी समय सैनिकों को आदेश दिया कि सैनिकों विक्रमवीर और इसके षड्यंत्रकारी सैनिकों को इसी समय माल ले जाकर कारागार में बंद कर दो। नहीं भैया, तुरंत ही उसके आदेश का पालन किया गया। महाराज पल्ला नाम के उस युवक को बुलावा भेजते हैं। और वह उनके साथ चल पड़ता है। वो उसको भरे दरबार में मित्र कहते, जिससे सभी दरबारी हैरत में पड़ जाते हैं। इस प्रकार पल्लव महल में रहने लगा। उनका एक प्रहरी उन्हें पल्लव के बारे में पता करने को कहता है। पूर्णिमा को रात को इसे पकड़ने की योजना बनाते हैं। इधर पल्लव वन में प्रवेश करता है। वो बताता है राजा को कि वो यक्षलोक का निवासी रहता है। वह बताता है उसे कि यक्षराज का एक अंगरक्षक रहता है और वह बेहोश हो जाता है। राजा से वह अपनी बात बताता है। तब पल्लव को लेकर अपने राजमहल वापस लौट जाता है। वो उसे एक मणि देता है।
आइए राजा नागलोक में आपका स्वागत है। वह लाल मणि को खोज लेता है एक जगह से। वो बताता है कि यह बात उसकी पत्नी की गर्भवती होने की है। अपने तेज प्रकाश से वह उस अंगरक्षक को बेहोश कर देता है और लाकर के उसे लाल मणि दे देता है। इस प्रकार पल्लव की सज़ा पूरी हो जाती है और वो अपने यक्षलोक से वापस लौट जाना चाहता है। इस प्रकार ये कहानी समाप्त होती है।